शर्तें लगाई जाती गई दोस्ती के साथ, शर्तें लगाई जाती गई दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। आपने हमें हमारी हर एक कमी के साथ कबूल किया। पहले लेक्चर पे इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ से अब हम अपनी पुरानी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाएंगे। और याद रख लीजिएगा लास्ट के लेक्चर में हमने कौन सी बात की थी। लास्ट के लेक्चर में हम देख रहे थे कि एक मजमून को लिखने का तरीका क्या है, कौन कौन से अज्जा एक मजमून में होने चाहिए, उन सब पे हमने बात की। अभी आज इतना ये जो पीछे पीछे दिख रहा है आपको इतना सारा लेके आए हैं, हम एक मॉडल लेके आ जाए। जिस तरह से मॉडल पेपर हम देख लेते हैं कि मॉडल पेपर में कैसा कैसा पूछा जाता है, एक मजमून का एक मॉडल मैंने लेके आया हूं, ठीक है ना। मतलब हम देखेंगे कि एक मजमून जो मैंने कह रहा था कि उसके कम से कम 3 अज्जा होने चाहिए। देख लेते कि वो 3 अज्जा इसमें पूरे हो जाते हैं कि नहीं है। तीसरा एक और बात वो ये है कि मैंने आपको कहा था कि आप एक एक हिस्से को एक एक पैराग्राफ में लिख लीजिएगा, वो भी देख लेते हैं। और मैंने क्या कहा था, रिपीटेशन नहीं कीजिएगा अपने ख्यालात की, तो वो भी देख लीजिएगा। अब देख लीजिएगा हमारे पास कभी कभार वर्ड्स की काउंटिंग दी गई होती है कि आप 150 वर्ड्स का एक मजमून लिख लीजिएगा, 200 वर्ड्स का, 500 वर्ड्स का। अब वो डिपेंड किस चीज पे करता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना इंफॉर्मेशन है, कितना नॉलेज है उस चीज को लेके, कितना हम एक एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। लेकिन एक मजमून में कम से कम 3 पैराग्राफ्स का होना जरूरी है। इसलिए मैं भी एक छोटा सा मजमून लेके आ गया हूं जिसमें मैंने 3 पैराग्राफ्स ले लिए हैं। एक वाला हिस्सा होगा इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा, जिसको मैंने कहा था इब्तिदाइया। दूसरा वाला हिस्सा कौन सा होगा, नफ्से मजमून, यानी कि मजमून की बॉडी, जो भी नॉलेज है वो वाला हिस्सा। और तीसरा वाला हिस्सा होगा इख्तितामिया, मतलब कंक्लूजन। तो एक मजमून में हमें ये सब चीजें लेनी है। अब देख लीजिएगा मेरे पास यहां पर मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा था कि जब भी हमें एक टॉपिक चुनना होगा तो टॉपिक को कैसे चुने, पहले देखिए कि जो भी टॉपिक मुझे दिया गया है क्या मेरे पास इसका इंफॉर्मेशन है, क्या मेरे पास इसका नॉलेज है, क्या मैं इस पे बहुत सारा लिख सकता हूं, क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो वहां पर हमने जो चालाकी की, वहां पे जो हमने स्मार्टनेस से काम ले लिया, उसी को अब हम यहां पे देख लेते हैं। मान लीजिएगा मेरे पास 2-4 टॉपिक्स दिए गए थे। अब मिसाल के लिए वहां पर एक टॉपिक था आलूदगी, ठीक है ना। आलूदगी एक बर्निंग इशू है अभी तक का, क्योंकि अब हम आलूदगी की वजह से बहुत सारी चीजें जो भी देख लेते हैं, खैर उसको नहीं कुछ करना है। मिसाल के लिए हम यहां पे ले लेते हैं, मुझे दिया गया था टॉपिक आलूदगी और मैंने कहा चलो मैं अपने आलूदगी पे बात कर लेता हूं। आलूदगी को लेके मेरे दिमाग में कौन कौन सी बातें हैं अब मैं उनको यहां पर शेयर करूंगा। मतलब यहां पर तो हम आपस में इसको शेयर कर लेंगे, लेकिन अगर यही बात एग्जाम में पूछी गई होगी तो एग्जामिनर को मैं ये बातें बोलूंगा कि भाई मेरे ये चीजें हैं। इंट्रोडक्शन में ये बात बोलूंगा, इसके बाद जो नफ्से मजमून है उसमें दूसरी बातें बोलूंगा, और इख्तितामिया मैं अगली बातें बोलूंगा जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास है। अब देखो एक बारी के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहले वाले हिस्से को याद रख लीजिएगा। अगर किसी ने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस पहले वाले लेक्चर को भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये हिस्सा जो है ना पुराने हिस्से के साथ किसी न किसी तरह से इंटरकनेक्टेड है। वरना आप बोलोगे सर ये क्या लेके आ गए हो आप, हम भी किसी जगह से किसी भी बुक से इस टॉपिक को मतलब ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ जो बातें मैंने कही है मजमून को लिखने के लेकर, ये उस सब को मतलब उसकी अक्कासी करती है, उस चीज को दर्शाती है। अब देखो सबसे पहले मैंने ले लिया है पहला पैराग्राफ। अब देखो पैराग्राफ में मैंने क्या कहा था आपको, मैंने आपको बोला था ना ये जैसे नोटबुक हमारी है। चलो मैं मान लेता हूं ये बोर्ड मेरी नोटबुक है, या एक पेज है जिसके ऊपर एक सफा है जिसके ऊपर मुझे लिखना है कौन सा हिस्सा, जिसके ऊपर मुझे लिखना है एक मजमून। अब मान लेते यही बोर्ड को हम मान लेंगे मार्जिन लाइन, ठीक है ना। ये मैंने मान ली मार्जिन लाइन। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था एक पैराग्राफ को जब भी लिखेंगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, तो ये लीजिएगा हाजिर खिदमत है वो वाला स्पेस, वो वाला हिस्सा। तो मतलब हो गया कि यहां से इस वाले हिस्से को मैंने इसलिए ड्रॉ किया है, इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूं और एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ के बाद तीसरा पैराग्राफ मेरा मजमून बनाएगा। तो अब देखो अब आलूदगी का इंट्रोडक्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। देखो अब मैंने इंट्रोडक्शन कैसे दे दिया इसका। जब हम अपने आसपास के माहौल पर नजर डालते हैं तो हर तरफ किसी न किसी किस्म की आलूदगी नजर आती है। गली कूचे गंदगी से भरे पड़े हैं। हम जानते हैं कि कसाफत और गंदगी से किस्म किस्म की बीमारियां लग जाती है, फिर भी हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। मतलब मैंने इंट्रोडक्शन में ऐसी बात की है, जनरल बात की है कि आलूदगी की वजह से कौन कौन से नुकसान हमें देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हमारे पास आ जाती है, हमारी गली कूचे जो है वो गंदगी से भरे पड़े हैं। तो मतलब कुल मिलाकर गंदगी का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं तारुफ दे रहा हूं। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, ये हो गया। अब देखो हम यहां पर हमने मिसाल ले ली है, कोई और साइंटिफिक टॉपिक होगा तो वहां पर मैं अकॉर्डिंगली ही उसका टॉपिक दे दूंगा, इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा।
मान लेते हैं टेलीविजन या मान लेते हैं कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर या टेलीविजन, ये सारे के सारे साइंटिफिक दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। तो मैं यहाँ पर साइंस का इंट्रोडक्शन दे दूंगा, साइंस की तरफ से, साइंस की वजह से ये चीज़ें हो गई, साइंस आज की ज़िंदगी हमारी बहुत आसान कर दी है, वो कर दिया, ये कर दिया, मतलब मैंने वहाँ पर साइंस का इंट्रोडक्शन दे दिया क्योंकि टॉपिक साइंटिफिक है। अब ये वाला टॉपिक बर्निंग इशू टाइप का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आलूदगी का जिक्र किया है। अब इसके बाद मुझे कोई, देखो आलूदगी की भी कई किस्में हैं, ठीक है ना। चलो मैं मान लेता हूँ, अब आपको यहाँ पर जनरल में मैंने आलूदगी ले लिया है। मैं आपको बोलता हूँ पानी की आलूदगी, मैं आपको बोलता हूँ हवा की आलूदगी, जमीन की आलूदगी, इतनी किस्म की आलूदगियां हैं। अब लेकिन यहाँ पर मैंने जनरल में ले लिया आलूदगी, तो मैंने जनरल एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मान लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं आपको सवाल पूछा गया है पानी की आलूदगी या हवा की आलूदगी, तो वहां पर भी इंट्रोडक्शन ऐसा ही बनेगा क्योंकि हमें आलूदगी चाहे वो हवा की हो, पानी की हो या किसी और चीज की हो, तो कुल मिला के हमें आलूदगी का इंट्रोडक्शन ऐसे ही आ जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं, अब हम मान लेते हैं हमें इम्तिहान में यही पूछा गया है, इलेक्शन असिस्टेंट में या पटवारी में हमें पूछा गया है पानी की आलूदगी या जमीन की आलूदगी को लेकर एक मजमून लिख लीजिएगा। हम सीधे यही टॉपिक, यही वाला इंट्रोडक्शन ले लेंगे यहां तक का, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके बाद से अब मैं आ जाता हूं इसके नफ्से मजमून पर, यानी कि अब जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं इसमें अब लिख लूंगा। अब लेकिन यहां पर मैंने हल्का सा एक काम क्या किया है, यहां पर मैंने एक ही पैराग्राफ ले लिया है नफ्से मजमून का। मैं चाहता तो 3, 4, 5 पैराग्राफ भर सकता था। अब अगर मैं उतना सारा भर लेता तो ये एक बोर्ड कम पड़ जाता, अगले बोर्ड की जरूरत पड़ती, तो इसलिए, और उससे लेक्चर में एक तूल खींचता, फजूल की तवालत लग जाती। तो उस चीज को कम करने के लिए अब मैंने नफ्से मजमून में एक ही पैराग्राफ ले लिया है। आप जानते हैं क्यों ले लिया है एक ही पैराग्राफ? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था एक किसी भी मजमून में कम से कम 3 पैराग्राफ का होना बहुत जरूरी है। अब देखो, जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमारे दाएं बाएं आगे पीछे मोटर गाड़ियां धुआं उगलती दौड़ती रहती है। कारखानों और फैक्ट्रियों की चिमनी से उठता हुआ धुआं फजा को आलूदा करता रहता है। मशीनों और लाउड स्पीकरों की आवाजें कानों को झंझोड़ते रहती है। बहते हुए दरियाओं में साफ और शिफा पानी के बदले बदबूदार पानी बहता रहता है। अब देखो, इस नफ्से मजमून में मैंने हवा की आलूदगी की बात की, मैंने जो पानी की आलूदगी है उसकी भी बात की, मैंने जो कारखानों की वजह से जो हमारा पोल्यूशन, एटमॉस्फेयर जो पोल्यूटेड हो जाता है उसकी भी बात की, क्योंकि मेरे पास एक जनरल टॉपिक है। अब देखो, अब चूंकि मेरे पास एक जनरल टॉपिक है, मैं अगला नफ्से मजमून में देखो मैं और हिस्से कैसे जोड़ सकता हूं। अब मैं पानी की आलूदगी की बात कर लूंगा, अब मैं हवा की आलूदगी की बात करूंगा, अब मैं जमीन की आलूदगी की बात करूंगा, अब मैं जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स जो इस्तेमाल करते हैं उनकी बात कर सकता हूं। मतलब मेरे पास वो जो मैंने कहा ना एक फन है, फन में मेरे पास अब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। मतलब मैं एक पैराग्राफ जोड़ता जा सकता हूं। अब ये डिपेंड करता है कि मुझे कितने वर्ड्स का, मुझे कितने लफ्जों का, कितने अल्फाजों का, कितने वर्ड्स का मुझे मजमून लिखना है, वो उस पर डिपेंड करता है। अब लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे अपनी सहूलत के लिए एक ही पैराग्राफ ले लिया नफ्से मजमून का, इसका मतलब ये नहीं कि बस इतने हिस्से में ही मजमून पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं फिर से इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आपको समझाने के लिए मैंने नफ्से मजमून का एक ही पैराग्राफ ले लिया। अब मैं चाहता हूं तो मैं एक और पैराग्राफ लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत है ना। कैसे इंफॉर्मेशन? अब मैं पानी की आलूदगी की बात करूंगा, जमीन की आलूदगी की बात करूंगा, हवा की आलूदगी की बात करूंगा। अब देखो, अब इस हिस्से को मैंने चलो मान लिया यहां पर एक पैराग्राफ आ गया, यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक मेरे पास आ गया एक और पैराग्राफ, कानों को जोड़ते रहती है, मतलब यहां तक मेरे पास आ गए 2 पैराग्राफ, मतलब एक ये पैराग्राफ जो नफ्से मजमून का है। अब मैं तीसरा पैराग्राफ एक और ले लूंगा, मतलब जो होगा मेरे पास इसका इख्तितामिया, मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये मतलब वाला एंड वाला हिस्सा, कंक्लूजन वाला हिस्सा। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, अब यहां पे लिखा हुआ नहीं है, मैं लूंगा कुछ और हिस्सा इसका, मतलब मैं और बातें कर लूंगा इसको लेकर, लेकिन अब मुझे एंड पे पहुंचना है। तो अब मैं एंड पे जब आऊंगा ना, मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में भी कहा था, जब हम एंड पे आ जाएंगे, जब हम कंक्लूजन पे आ जाएंगे, तो कंक्लूजन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जो थोड़ा बहुत इंप्रेशन दिमाग में डाले, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं यही बात यहां पे करता हूं, अभी मौका है, हम इन सारी मुहल्लिकाती अज्जा का कला कमा कर सकते हैं, वरना इस दिन का इंतजार करना पड़ेगा जिस दिन हम सब का खात्मा होगा, और इस दिन कुदरत भी हमें नहीं बचा सकेगी। मतलब देखो, अब इसमें थोड़ा बहुत वार्न कर रहा हूं, मतलब थोड़ा बहुत धमकी टाइप का दे रहा हूं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, अगर हमने आलूदगी को कंट्रोल नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम सारे मारे जाएंगे, ठीक है ना। उस दिन हमें कुदरत भी नहीं बचा सकेगी, क्योंकि हमने अपनी करने की वजह से ये सारी चीजें पैदा कर दी होंगी, जिसके चलते हमारा एक एंड हो जाएगा, बड़ी नवा इंसान का खात्मा हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मैंने एक वजनदार, मैंने एक दमदार कंक्लूजन दे दिया है, जिसने हमारे दिमाग में एक सवालिया निशान छोड़ दिया है।
बहुत सारे बच्चों का कहना क्या है कि सर हमें उर्दू पढ़नी नहीं आती है, हमें उर्दू लिखनी नहीं आती है। अब चूंकि अब एक पैसेज मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब मैं चूंकि इसकी एक रीडिंग कर लूँगा, मतलब आप सब देख लीजिएगा कि कैसे उर्दू पढ़ी जाती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी कितना बड़ा फंडा आ जाता है, कैसे उर्दू पढ़ी जाती है। उर्दू जो है ना ये मुअन्नस है, तो हमें जब भी हम कोई भी ज़बान बोलते हैं, उस ज़बान का ग्रामर होता है, उसके कवायद होते हैं, कवायद ज़वाबित होते हैं, उनको अपनाना पड़ता है। तो उसके चलते अब मैं एक बारी के लिए आप सब के लिए, हम सब के लिए इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि ये एक मिली-जुली कोशिश है, हम सब मिलजुल कर कुछ सीखेंगे। तो इस तरह से मैं शुरू से लेकर आखिर तक इसको पढ़ लूंगा। आप भी नजर अपनी स्क्रीन पे बनाए रखिएगा, उससे क्या हो जाएगा, हमें थोड़ा उर्दू पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। उसके बाद आप छोटे मोटे पैराग्राफ्स, छोटे मोटे पैसेजेस अपनी जगह पर भी पढ़ते रहिएगा। देखो, जब हम अपने आसपास के माहौल पर नज़र डालते हैं तो हर तरफ किसी न किसी किस्म की आलूदगी नज़र आती है। गली कूचे गंदगी से भरे पड़े हैं। हम जानते हैं कि कसाफत और गंदगी से किस्म किस्म की बीमारियां लग जाती है, फिर भी हम इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमारे दाएं बाएं, आगे पीछे मोटर गाड़ियाँ धुआं उगलती दौड़ती रहती है। कारखानों और फैक्ट्रियों की चिमनी से उठता हुआ धुआं फ़ज़ा को आलूदा करता रहता है। मशीनों और लाउड स्पीकरों की आवाज़ें कानों को झंझोड़ती रहती हैं। बहते हुए पानी में साफ़ो शिफाफ पानी के बदले बदबूदार पानी बहता रहता है। अब भी मौका है, हम इन सारी मुहल्लिकाती अज्जा का कला कमा कर सकते हैं, वरना इस दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा जिस दिन हम सब का खात्मा होगा, और उस दिन कुदरत भी हमें बचा नहीं सकेगी। अब चलिए कुछ अल्फाज की मशक देख लेते हैं, मतलब ज़ख़ीरे अल्फाज मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है। ज़ख़ीरे अल्फाज मतलब जैसे हमारे पास इंग्लिश में वोकैबुलरी होती है, इसी तरह से उर्दू में भी हमारे पास ज़ख़ीरे अल्फाज है। अब अल्फाजों का ज़ख़ीरा हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखो, अभी आगे चलकर हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं ना, तो जब हमारे पास, हमें पता होगा इस वर्ड का मीनिंग ये बनता है, मगर हमारे पास वो लफ्ज़ नहीं आएगा, कोई वर्ड हमारे दिमाग में नहीं आ जाएगा, तो वहाँ पर हमारे लिए दिक्कत दुश्वारी हो सकती है। और उसके चलते हम लोगों को करना क्या चाहिए, हम लोग हर सेशन में थोड़े थोड़े कुछ चुनिंदा अल्फाज लेंगे और उनकी एक छोटी मोटी प्रैक्टिस, उनकी छोटी मोटी मशक कर लेंगे और उन अल्फाज को अपने दिमाग में बढ़ाते जाएंगे। मतलब जितने ज़्यादा अल्फाज हमारे पास आ जाएंगे उतने ज़्यादा हमारे पास जो है लिखने की और ज़्यादा सलाहियतें पैदा हो जाएंगी। अब देखो, जो अभी हमने मतलब मजमून में देख लिया था कुछ अल्फाज, या इसके अलावा जो हमें चलते फिरते मुंह बोलते ज़रूरत पड़ सकते हैं, उनकी एक फहरिस्त देख लेते हैं। माहौल, अभी हमने जो बात की थी, माहौल का मतलब होता है गिरदोपेश। तो जो हमारे दाएं बाएं आगे पीछे जो कुछ भी है, तो उसी को हमारा माहौल कहलाता है और उसी को हम गिरदोपेश बोलते हैं। कुदरती मखलूक, याद रख लीजिएगा, अगला लफ्ज है कुदरती मखलूक। कुदरती मखलूक का मतलब क्या होता है, खुदा की पैदा करदा चीजें, यानी कि हम बोल सकते हैं कुदरत की पैदा करदा चीजें, उन्हीं को बोलेंगे मखलूक। मखलूक मतलब खलक, खलक मतलब लोग, तो कुदरती मखलूक मतलब खुदा की या कुदरत की पैदा करदा चीजें। अनमोल, अगला लफ्ज अनमोल। अनमोल का मतलब क्या होता है, कीमती, यानी कि जो बहुत रेयर होता है, जो बहुत कीमती होता है, उसी को अनमोल बोलते हैं। अगला लफ्ज है सफ़ाए हस्ती। सफ़ाए हस्ती को हम बोलते हैं दुनिया। तो याद रख लीजिएगा, कभी आप सफ़ाए हस्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी का मुतरादिफ मतलब इसी का एक और लफ्ज हम लोग सिनोनिम जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो है सफ़ाए हस्ती का दुनिया। अगला लफ्ज है तरक। तरक का मतलब होता है छोड़ना, यानी कि छोड़ने का मतलब ही तरक है। और आप हमें बस और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को अपने दिमाग में लड़ाना है, इन अल्फाज के साथ दोस्ती करनी है। जब हम इन अल्फाज के साथ दोस्ती करेंगे तो हमारे पास उर्दू को लेकर इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये कुछ अल्फाज ले लिया है। अगला लफ्ज जो अभी आपके मजमून में एक जगह पे आया था, कला कमा। तो कला कमा का मतलब क्या होता है, खातिमा, ठीक है ना। तो कला कमा करना चाहिए, खातिमा करना चाहिए, ठीक है ना। अगला लफ्ज है बेतहाशा। बेतहाशा का मतलब क्या होता है, बेखौफ, ठीक है ना। बेखौफ का मतलब बेतहाशा होता है। तो इसी तरह से कुछ और अल्फाज की एक मशक देख लेते हैं, इसके बाद मजीद अल्फाज से दोस्ती कर लेते हैं। अगला लफ्ज है असगर। असगर का मतलब होता है छोटा, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा, असगर, असगर का मतलब छोटा। जब भी हम ट्रांसलेशन में आ जाएंगे या कोई लफ्ज हमारे पास, कोई ख्याल हमारे पास होगा और हमें मिलेगा नहीं लफ्ज, हम असगर ले सकते हैं या हम छोटा ले सकते हैं। इसी तरह से इस्लाह। इस्लाह मतलब होती है तस्हीह करना, तरमीम करना, मतलब हम बोलते हैं कभी कभार इस्लाह करना। वैसे एक और बात मैं बता दूं आपको, कभी कभार हम एक और लफ्ज में गलती करते हैं, सुलह और सलाह। सुलह मतलब हो जाती है जब लड़ाई होती है, लड़ाई के बाद में फिर से जब प्यार हो जाता है उसको बोलते हैं सुलह करना। और अगला होता है सलाह। सलाह मतलब राय देना, मशवरा देना। तो यहाँ पर लेकिन इस्लाह है, इस्लाह का मतलब होता है तस्हीह। तस्हीह यानी कि तरमीम, जो हम अमेंडमेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं इस्लाह। अगला लफ्ज है अशरफ। अशरफ का मतलब है शरीफ।
शरीफ है ना, शरीफ लफ्ज़ जो बंदा होता है उसको अशरफ बोलते हैं। अशरफ इसके बाद से है बालन। बालन है जलाने की चीज़, और यहाँ पर एक नुक्ता कम पड़ गया है, जलाने की चीज़ मतलब लकड़ी, जो वो लकड़ी जो हम जलाने के काम में इस्तेमाल में लाते हैं उसको बालन बोलते हैं। तो इस तरह से हर सेशन में हम कुछ अल्फाजों के साथ मज़ीद दोस्ती कर लेंगे और उसके चलते क्या हो जाएगा, हमारा ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ जाएगा। देखो कुछ चुनिंदा अल्फाज से तो हमने दोस्ती कर ली, लेकिन ये बहुत सारे अल्फाज कैसे जुड़ जाते हैं, कैसे सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं, फिर कैसे एक पैराग्राफ बन जाता है, फिर बहुत सारे पैराग्राफ कैसे एक मजमून बनाते हैं, अब हम उस हिस्से को देख लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देख लीजिएगा हमारे पास अल्फाज है पर हमें पता नहीं है कि इनको कैसे जोड़ना है। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, जुमला। जुमला अल्फाज का वो मजमुआ है जिससे कहने वाले का मतलब सुनने वाले की समझ में आ जाए। मतलब हो गया इसका, जुमले का मतलब क्या हो गया, बोलते हैं जुमला अल्फाज का एक मजमुआ है। अल्फाज हम अभी देख लेंगे, मतलब देख लीजिएगा यहां पर भी मैंने सबसे पहले ले लिए हुरूफ। मजमुआ मतलब जब बहुत सारे मिलते हैं ना, बहुत सारे हुरूफ, बहुत सारे हुरूफ जब मिलेंगे वो अल्फाज बनाएंगे। जब बहुत सारे अल्फाज आपस में एक सीक्वेंस से मिलेंगे, कायदे कानून के मुताबिक मिलेंगे तो वो बनाएंगे जुमले। जब बहुत सारे जुमले मिलेंगे आपस में तो बन जाएगा एक पैराग्राफ, और जब 2, 3, 4 पैराग्राफ मिल जाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास एक मजमून। तो अभी के लिए इस हिस्से में हमने क्या सीखा, इस हिस्से में हमने सीखा कि अब जब हम एक पैराग्राफ बनाएंगे, जब हम एक मजमून लिख लेंगे, उस मजमून में क्या हो जाएगा, इसी बात को अगर मैं और थोड़ा आसान कर दूं आपके लिए, मतलब हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास सबसे पहले इंग्लिश में अल्फाबेट्स आ जाते हैं। जब अल्फाबेट्स जुड़ जाते हैं ना तो वर्ड्स बनाते हैं। जब हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स जुड़ जाते हैं तो हमारे पास सेंटेंसेस बन जाते हैं। जब बहुत सारे सेंटेंसेस जमा हो जाते हैं एक सीक्वेंस में तो हमारे पास पैराग्राफ्स बन जाते हैं। और जब इंग्लिश में भी हम बहुत सारे पैराग्राफ्स को जोड़ देंगे एक ही मौजू को लेके, एक ही टॉपिक को लेके, तो हमारे पास बन जाता है कि ऐसे एक मजमून। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, हमें ध्यान देना है कि जब भी हम एक सेंटेंस बनाएंगे, जब भी हम एक सेंटेंस जुमला बनाएंगे, वो किन से बनेगा, क्या वो ऐसे इधर उधर के अल्फाज से, इधर उधर गलत जिनका कोई मीनिंग नहीं होगा उनसे बनेगा? नहीं, याद रख लीजिएगा सेंटेंस तब भी बनेगा जब हमारे पास कलमा होगा। ये नहीं वो कलमा जो हमारा कलमा है, कलमा मतलब जिसका कोई मीनिंग होता है। बा माना लफ्ज, ठीक है ना, बा माना लफ्ज यानी कि जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मतलब हो, उसे हम बोलते हैं ये हो गया कलमा। अब देखो जिन वर्ड्स का कोई मीनिंग होगा, जिन वर्ड्स का कोई मीनिंग होगा वही और वही आगे चलकर एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो वर्ड का मीनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए पुराने हिस्से को याद करो फिर से। मैंने आपको कुछ वर्ड्स दे दिए थे जिनका कोई मीनिंग होगा, जिनका कोई मतलब होगा। तो जिसका कोई मतलब होगा उसको हम कलमा बोलते हैं, यानी कि जो बामाना लफ्ज होगा, जिसका कोई मतलब होगा, मीनिंग होगा, वो जाके एक वर्ड हमारे लिए बनाएगा और वही वर्ड्स आगे चलकर हमारे लिए एक जुमला बना देंगे। और वही जुमले जब एक सीक्वेंस में जुड़ जाएंगे तो हमारे पास से आ जाएगा एक सेंटेंस और एक पैराग्राफ और इस तरह से एक ऐसे। अब देखो हमारे लिए दिक्कत क्या है, हमारे लिए दुश्वारी क्या है। सर हमारे लिए दिक्कत दुश्वारी ये है कि हमारे पास, यार बहुत शोर आ रहा है बाहर से, हमारे लिए दिक्कत दुश्वारी ये है कि सर हमें तो मतलब वर्ड्स बनाने नहीं आते हैं, हमें तो सेंटेंसेस बनाने तो थोड़ी दूर की बात है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी आपको मतलब उर्दू पढ़नी भी नहीं आती है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको घर के लिए, मतलब आप घर में ही हैं तो एक छोटा सा काम दे देते हैं। तो काम क्या देंगे हम आपको, आप थोड़ा बहुत घर में भी वो जो छोटे छोटे बच्चों की जो बुक्स होती है, उर्दू की जो बेसिक बुक्स है, उनको एक बारी के लिए पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद से आप थोड़ा बहुत उर्दू अखबार जो है उसको पढ़ते रहिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। और उससे क्या हो जाएगा, हम लोगों को उससे हमें और आदत हो जाएगी पढ़ने की। तो फिलहाल के लिए हम इस हिस्से को यहाँ पर अगर समेट लेंगे, इसको कंक्लूड कर लेंगे, यहां पर हम क्या बात कर सकते हैं। यहां पर हमने क्या देखा, इस हिस्से में एक तो हमने देख लिया कि एक मजमून जो है कैसे लिखा जाता है, उसका एक मॉड्यूल हमने देख लिया, एक मॉडल उसका देख लिया। और उसके बाद से हमने देखा कि मजमून में जो अज्जा होते थे क्या वो सब के सब मेरे इस मजमून में फिट बैठते हैं। हाँ जी, हमने देख लिया। तो कम से कम 3 हिस्सों का होना उसमें जरूरी था। और उसके बाद से हमने क्या देखा, जुमले जो है ना एक मजमून को बनाते हैं, एक सेंटेंस जो है ये एक पैराग्राफ बना लेते हैं, वो पैराग्राफ हमारे मजमून को बना
लेते हैं। तो हमने क्या देख लिया, हमने देखा जब भी हम वर्ड्स का एक मजमुआ लेंगे, मतलब मजमुआ बहुत सारे अल्फाज जब जुड़ जाएंगे, उनको लेंगे जिनका कोई मतलब होगा, जिनका कोई मीनिंग होगा, जब वो जुड़ जाएंगे आपस में तो उसके चलते हमारे पास से सेंटेंसेस फ्रेम हो जाएंगे, हमारे पास से और अल्फाज आ जाएंगे, और जिसके चलते हो क्या जाएगा, हमारे लिए एक मजमून तैयार हो जाएगा। अब करना क्या है, अब आप सोचोगे सर हमें कोई भी टॉपिक तो लिखना ही लिखना है, लेकिन टॉपिक में हम कहां से इंफॉर्मेशन लाएगा। तो टॉपिक के लिए आप करंट अफेयर से जुड़े रहिएगा, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन उधर उधर से पढ़ते रहिएगा। जब भी हमारे पास दिमाग में इंफॉर्मेशन होगा, जब हमने पढ़ा होगा किसी जगह पर, तभी तो हमारे दिमाग में वो ख्यालात आ जाएंगे, और उसके बाद से उन ख्यालात को कैसे इस्तेमाल में लाना है वो तो हमने यहां पर देख ही लिया। तो चलिएगा, बनते रहेंगे इस सीरीज में। अभी के लिए आदाब।